दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, दो राज्यों में प्रतिष्ठा की लड़ाई जीतने के बाद आखिर वो कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व वाला एनडीए, उसके दो बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह आज की तारीख में देखें तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को लेकर अभी भी बहुत चिंतित हैं। दरअसल विपक्षी गठबंधन, जिसे इंडिया गठबंधन कहते हैं, उसमें चिंताएं बढ़ रही है। उसका धैर्य भी जवाब दे रहा है और ऊपर से जो गुत्थम गुत्था आप देख रहे हैं, वो गुत्थम गुत्था एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर, एक कॉमन एजेंडे पर तमाम विपक्षी दलों को लेकर आने के लिए एक बुनियाद तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वरना सोचिए, आमतौर पर गठबंधन सत्ता के लिए होता था और सत्ता नहीं मिलती थी तो गठबंधन बिखर जाता था। आज की तारीख में 234 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली। तकरीबन 10 सांसद इंडिया गठबंधन के साथ वोट करने के लिए मजबूर हैं। तो 244 के आंकड़े पर यदि किसी संसद के अंदर, किसी लोकसभा के अंदर यदि विपक्ष खड़ा हो तो सत्ता पक्ष 2 राज्य जीते या 10 राज्य जीते, सत्ता पक्ष की चिंताएं बढ़नी स्वाभाविक है। और एक ऐसे दौर में चिंता बढ़नी स्वाभाविक है जब महज 45 दिनों के बाद इस देश का बजट पेश किया जाना है। जी हां, आपकी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधे सीधे प्रभाव डालने वाला एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बजट आपके सामने 1 फरवरी को आने की पूरी संभावना है। लेकिन 1 फरवरी को नरेंद्र मोदी सरकार का वित्त मंत्री बजट पेश करेगा या बजट पेश करने की जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन का वित्त मंत्री उठाने जा रहा है? जी हां, बहुत बड़ा खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी की सरकार अमित शाह की चाणक्य नीति इंडिया गठबंधन की एकता से घबराई हुई है। उत्तर भारत में खरमास का महीना कहते हैं, 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक के महीने को। और इस दरमियान इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए एक तरफ जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल, दूसरी तरफ चल रहे मुकदमों में राहत देने की कथित कोशिशें, तीसरी तरफ गिव एंड टेक की राजनीति यानी एक हाथ लेना दूसरे हाथ देना, इस राजनीति के तहत राज्यों में कार्यरत क्षेत्रीय छत्रपों को कुछ राहत पहुंचाने की कोशिश, और चौथी तरफ कांग्रेस पार्टी को अलग थलग करने की कवायद। इन सब के घालमेल से, इन सब के पॉलिटिकल कॉकटेल से बजट सत्र के ठीक पहले जो बुनियाद तैयार करने की कोशिशें सत्ता पक्ष की तरफ से चली जा रही है, उन कोशिशों का असली मकसद तो यही प्रतीत होता है। और ध्यान रखिए, यही एक पेच है इंडिया गठबंधन के सामने जिसे मैं अभी बताने जा रहा हूं। जो पेच सुलझ गया तो तय मानिए कि बजट पेश करने की जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन का वित्त मंत्री उठाएगा। आज तक आपने देखा नहीं होगा कि विपक्ष में बैठे हुए गठबंधन के पास 244 लोग हिलने डुलने के लिए भी तैयार नहीं हो, चाहे वो गठबंधन का हिस्सा रहे चाहे वो हिस्सा न रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी सत्ता के खिलाफ वो खड़े हैं, उनके इस कमिटमेंट में कहीं से कमी आती नहीं दिख रही हो। तो चाहे गोदी सेठ के मुद्दे पर विपक्ष को बटा हुआ दिखाया जाए, चाहे मशीनों से चुनाव होने की प्रक्रिया में उस प्रक्रिया के समर्थन और विरोध के मुद्दे पर विपक्ष को बटा हुआ दिखाया जाए, विपक्ष को बांटने की कोशिशों के लिए आमतौर पर अब तक जो 2 बड़े एजेंडे सामने आए हैं, क्या वाकई वो विपक्ष को बांट पाने की स्थिति में है? लगता तो नहीं है। सबकी अपनी वोट बैंक की राजनीति है, सबके अपने राज्य के डेमोग्राफिक सिचुएशंस है यानी जनांकीय परिस्थितियां हैं, और सबके अपने सामाजिक आधारों की भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधी टकराहट की स्थिति है कि थोड़ा सा भी डेविएट हुए, थोड़ी सी भी विचलन की स्थिति यदि इंडिया गठबंधन के किसी भी दल में देखने को मिली तो राजनीतिक रूप से उसके अवसान की वहीं पर सार्वजनिक तौर पर मुनादी करने की गुंजाइश बन जाएगी। लेकिन वो मुनादी भला कौन चाहता है? कांग्रेस को आंख दिखाना सभी चाहते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक अवसान की मुनादी कोई राजनीतिक दल नहीं चाहता। तो एक तरफ कांग्रेस को आंख दिखाना, दूसरी तरफ राजनीतिक अवसान का खतरा, और तीसरी तरफ इंडिया गठबंधन को तोड़ने की सत्ता पक्ष की कवायद। इन तीनों के बीच में प्रस्थान बिंदु कहां होता है और इस प्रस्थान बिंदु से पीछे लौटकर कंसेंसस की स्थिति कहां बनती है, यही स्थिति आज विपक्ष के साथ दिखाई दे रही है। गणित साफ है। गणित साफ यह है
कि 244 सांसदों वाले विपक्ष के ज्यादातर दलों को लगता है कि जब तक वो सत्ता के लिए कोशिश नहीं कर रहे, जब तक वो सत्ता में नहीं पहुंच जाते, तब तक इस नंबर का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ज्यादातर विपक्षी दल कांग्रेस के जनाधार के बूते उस जनाधार को कहीं ना कहीं खुरसते हुए अपनी राजनीतिक जमीन कायम किए हैं, लिहाजा इनकी बातों में आकर सरकार बनाने की कोशिशें भेजा है। और इन दोनों के बीच में मतदाताओं से, वोटर्स से किया गया जो कमिटमेंट है कि मोदी सत्ता को हटाने के लिए हम एकजुट हुए हैं, इस मुद्दे पर, इस पैरामीटर पर कहीं कांग्रेस पार्टी बिखरती हुई दिख रही है, वो पीछे हटती हुई दिख रही है, तो कहीं कहीं नेतृत्व के सवाल पर क्षेत्रीय दलों का कमिटमेंट भी लोगों के सामने कसौटी पर आकर खड़ा हो गया है। अब इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करे, इसको लेकर लालू यादव से लेकर ममता बनर्जी तक कई दलों ने इस पर अपने अपने बयान दिए। नेतृत्व का सवाल आखिर उठा क्यों? आखिर इस बेजा नेतृत्व का मतलब क्या है? क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था तो यह कहती है कि नेतृत्व जो भी करे, सदन के अंदर विपक्ष का नेता तो वही होगा जो सत्ता के अलावा विपक्ष में बैठा हुआ सबसे बड़ा दल होगा, और वो पोजीशन कांग्रेस पार्टी से कोई छीन नहीं सकता। 99 छोड़ दीजिए, 99 के 1/3 तक सिर्फ एक ही पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी, वरना कोई पार्टी 1/3 के आंकड़े को भी छूने की स्थिति में नहीं है। वैसे नेता प्रतिपक्ष का पद तो मिलेगा नहीं, और नेता प्रतिपक्ष का पद कांग्रेस पार्टी को मिला है। यह कांग्रेस पार्टी के लिए 2 लोकसभा चुनाव में नेता विपक्ष के पद का सूखा खत्म करने के लिहाज से उपलब्धि तो हो सकती है, लेकिन इंडिया गठबंधन के दलों के लिए भला उपलब्धि कैसे है? अभिषेक बनर्जी का ताजा बयान आप देखिए, और इस ताजा बयान के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि इंडिया गठबंधन बिखर चुका है। लेकिन मत भूलिए कि अभिषेक बनर्जी की पार्टी यानी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अपने राज्य में इंडिया गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी, उन दोनों को पछाड़कर अपनी सीटें हासिल की है। मत भूलिए कि वाम मोर्चा को जितनी भी सीटें मिली केरल में, वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को पछाड़ करके ही मिली है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस स्ट्रेटेजिक अलायंस से वो छोड़कर चले जाए। मगर सवाल यह भी उठता है कि जब मशीन, चिप वाली मशीन, उस चिप वाली मशीन के ऊपर ही जब सवाल खड़ा हो रहा है, तो उस सवाल के दरमियान अभिषेक बनर्जी को बयान देने की जरूरत क्या थी? अलग अलग राजनीतिक विश्लेषक इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। मायने क्या निकाले जा रहे हैं? मायने यही निकाले जा रहे हैं कि जांच एजेंसियों के द्वारा एक तरफ से हाई हैंडेडनेस, यानी एक तरफ से उसका कथित चाबुक, और दूसरी तरफ से ऑफर कि कांग्रेस से दूरी बनाकर रखो, सदन के अंदर एकता मत होने दो, तो राज्य में जांच एजेंसियों का प्रयोग ठंडे बस्ते में जा सकता है। यही स्थिति दूसरे दलों की भी है। लेकिन सवाल यही है कि यही तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां तो यह भी चाहती है कि जल्द से जल्द मोदी सत्ता की जगह केंद्र में वैकल्पिक सत्ता की स्थापना की जाए। चेहरा कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, सरकार बननी चाहिए। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर कौन नहीं चाहता कि सरकार नहीं बननी चाहिए? स्वाभाविक है कि एक आशंका कांग्रेस पार्टी को है। स्वाभाविक है कि इस आशंका के पीछे कांग्रेस पार्टी की यह मंशा है कि नेतृत्व उसके हाथ में रहे। और स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी सरकार को हटाने के लिए जब सब एकजुट हुए थे, तो इस कमिटमेंट से कांग्रेस पीछे क्यों हट रही है? लेकिन यह सवाल तो उन दलों से भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर आपने इंडिया गठबंधन की बैठक में इस सवाल को उठाया। उन क्षेत्रीय दलों से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या यह सवाल आपने उठाया कि हम विपक्ष में बैठने के लिए, 5 साल विपक्ष में बैठने के लिए इतनी बड़ी संख्या लेकर पहुंचे हैं, या वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या लेकर आए हैं? और जब कांग्रेस पार्टी ये साफ साफ इंडिया गठबंधन में कहे कि हम विपक्ष में बैठने के लिए या वैकल्पिक सत्ता के लिए आगे आए हैं, स्पष्ट जवाब की मांग करे बाकी दल, तब जाकर कुछ स्थिति स्पष्ट हो। लेकिन यह भी तो एक सवाल है ना कि आखिर किसी दल ने कांग्रेस से यह पूछा है, जिसके हाथ में इंडिया गठबंधन की अध्यक्षता है, जिसके हाथ में सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन में है, कि आखिर वैकल्पिक सरकार के मुद्दे पर उसका सोचना क्या है? और जब ये सारी परिस्थितियां सामने आए, फिर उसके बाद न तो क्षेत्रीय दलों को कोई दोष दे पाएगा और न ही वैकल्पिक सत्ता का विरोध करने वालों के विरोध में कोई बहुत ज्यादा खुलकर खड़ा हो पाएगा। आमतौर पर यह धारणा बनी हुई है कि इस देश में नरेंद्र मोदी कमजोर हो रहे हैं, भाजपा कमजोर हो रही है। लेकिन 2 राज्यों के चुनावी नतीजे ने बता दिया कि वो एक स्टॉप गैप जैसी परिस्थितियां थी
हिचकोले खाने जैसी परिस्थितियां थी, भाजपा कमजोर नहीं हो रही है। और सबसे बड़ा यथार्थ, सबसे बड़ा सच आज की तारीख में यही है कि जब तक दिल्ली की सत्ता का चुंबक भारतीय जनता पार्टी से चिपका हुआ है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ताकत को कोई कम करने की बात सपने में भी नहीं सोच सकता। और वो ताकत बिना वहां से हटे दूर नहीं होने वाली है। तो उस ताकत से नरेंद्र मोदी को दूर करने के लिए, अमित शाह की चाणक्य नीति को उस ताकत से दूर करने के लिए क्या इंडिया गठबंधन ने कोई बैठक बुलाई? क्या कोई एजेंडा उस पर तय किया? स्वाभाविक है कि नहीं किया। और जब नहीं किया तो फिर एक दूसरे पर आरोप, चाहे वो मशीन को लेकर हो, चाहे वो गोदी सेठ को लेकर हो, किसी भी तरह के आरोप यदि लगाए जाते हैं तो फायदा सत्र दर सत्र नरेंद्र मोदी सरकार को होना है। याद रखिए, यह 2014 की सरकार नहीं है जब बहुमत के आंकड़े से 10 ज्यादा यानी 282 सीटें लेकर नरेंद्र मोदी की बीजेपी दिल्ली पहुंची थी। यह 2019 का भी भारत नहीं है जहां बहुमत के आंकड़े से 31 ज्यादा यानी 303 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली पहुंची थी। यह 2024 के 4 जून के बाद का भारत है, उसके बाद की संसद की मौजूदा स्थिति है, जिस स्थिति में बहुमत से 32 सीटें पीछे जाकर भारतीय जनता पार्टी इस रूप में खड़ी है, जिस रूप में इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर थोड़ा सब्र रखे तो वैकल्पिक सत्ता ज्यादा दूर नहीं बल्कि झोली में है। वैकल्पिक सत्ता यानी अगला बजट जो इस सरकार का पहला 1 साल का पूर्ण बजट होगा, वो बजट इस लोकसभा में इंडिया गठबंधन को पेश करने का सुनहरा मौका मिल सकता है यदि इंडिया गठबंधन अपने अंतर विरोधों को सुलझाकर वैकल्पिक सरकार की दिशा में, नेता चुनने की दिशा में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर लगाम रखकर आगे बढ़े। आज इस देश की अर्थव्यवस्था की हालत क्या है? दुनिया के एक जाने माने अर्थशास्त्री, फ्रांस के रहने वाले, वो भारत आए हैं, थॉमस पिकेटी, और तमाम बड़ी बातें थॉमस पिकेटी ने कही है कि इस देश के 167 जो टॉप के लोग हैं, धनी लोग हैं, ऊपर के 167 लोग, यदि उन पर 2% की दर से टैक्स लगा दिया जाए तो इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं दूर की जा सकती हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि ये लोग क्या उतना टैक्स देते हैं जितना टैक्स उन्हें देना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि ये लोग उतना टैक्स नहीं देते, कहीं ना कहीं आंकड़ों की बाजीगरी के जरिए उसे छुपा लेते हैं। तो एक ऐसे दौर में जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1957 से चला आ रहा वेल्थ टैक्स 2015 में खत्म कर दिया और इस देश में क्रोनी कैपिटलिज्म की बुनियाद डाल दी, एक ऐसे दौर में जिस दौर में सत्ता के करीबी पूंजीपति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते जा रहे हैं, वहीं हिंदुस्तान का आम आवाम यानी 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर गुजर बसर करने को मजबूर हो, तो भला उस देश में वैकल्पिक सत्ता के बिना चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो, चाहे एमके स्टालिन हो या अखिलेश यादव हो, चाहे लेफ्ट के लोग हो या अरविंद केजरीवाल हो, भला वो कौन सी बुनियाद डाल रहे हैं? कौन सा जनता को झांसा देने का काम कर रहे हैं कि आएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, आरक्षण बढ़ा देंगे, जाति जनगणना करा देंगे, नेशनल फैक्ट्री मिशन लेकर आ जाएंगे, इस देश में बंद पड़े उद्योगों को चालू करा देंगे, इस देश में सरकारी नौकरियों की बाढ़ ला देंगे। ये तमाम वादे किसके लिए कर रहे हैं? क्या जनता के अंदर 2029 तक का धैर्य बचा है? क्या 2029 तक के धैर्य के लिए ही जनता ने इन्हें 244 सीटें दी थी? इन तमाम सवालों का जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे को भी देना होगा, राहुल गांधी को भी देना होगा, और गठबंधन में बार बार अलग रुख अपना रहे एक ऐसे राज्य की पार्टी टीएमसी, जहां मत भूलिए कि हर तीसरा वोटर अल्पसंख्यक है, उस राज्य की इस पार्टी को भी इसका जवाब देना होगा कि आखिर इस वक्त इस मुद्दे को, मशीनों से चुनाव के मुद्दे को उठाने की जरूरत क्या थी? गोदी सेठ के मुद्दे को लेकर सदन का इकलौता मुद्दा बनाने की कोशिशों में, बेशक एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो गोदी सेठ का मुद्दा, आखिर कांग्रेस पार्टी को इस कदर अडमेंट यानी कि दृढ़ होने की जरूरत ही क्या थी? ये दोनों सवाल उस दौर में खड़े हैं जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच कहीं ना कहीं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आने की बुनियाद पड़ती दिख रही है। पड़ती तो दिख रही है क्योंकि दोनों के सामने परिस्थितियां ऐसी है कि उन परिस्थितियों में एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू
इस वजह से सरकार का समर्थन करते ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि उनके राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और साथ साथ वैकल्पिक सरकार की दिशा में इंडिया प्रयास भी नहीं कर रहा है। और रही बात एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे के पास बाहर जाने का रास्ता तभी खुलता है जब एकनाथ शिंदे को बाहर में वैकल्पिक सत्ता की संभावना दिखाई दे। और इन सब से ऊपर बढ़कर मजबूरी तो चिराग पासवान और जयंत चौधरी के सामने भी है, मजबूरी अजीत पवार के सामने भी है, और मजबूरी हिंदुस्तान के उस आम आवाम के सामने है जिस आम आवाम ने क्रोनिक कैपिटलिज्म यानी सत्ता के चापलूस पूंजीवाद के खिलाफ इस देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था का सपना देखा और इस व्यवस्था के लागू होने के लिए इंडिया गठबंधन में आम आदमी का अक्स देखना शुरू किया। लेकिन वो इंडिया गठबंधन अब उस एजेंडे से दूर हो रहा है। विकास की बात की जगह संसद के प्लेटफॉर्म का 5 साल तक इस्तेमाल करने की रणनीति कांग्रेस पार्टी की हो सकती है। सत्ता न मिलने की स्थिति में इंडिया गठबंधन को बिखेर देने की स्थिति टीएमसी की हो सकती है और यही स्थिति कुछ दूसरी पार्टियों की भी हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच सवाल घूम फिर करके वही आ जाता है कि जनता ने आपको वोट दिया था बजट पेश करने के लिए, वो बजट जो इस देश के मध्य वर्ग का, निम्न वर्ग का, गरीब लोगों का, बीपीएल से ऊपर एपीएल के लोगों की सपनों और आकांक्षाओं का बजट हो। और वो बजट यानी पहला 1 साल का पूर्ण बजट जब आने वाला हो, महज 45-46 दिन बचे हो, उस वक्त क्या ये खरमास का महीना यानी 16 दिसंबर से मकर संक्रांति के बीच का वक्त उत्तर भारत की सियासत को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र से लेकर बिहार और आंध्र प्रदेश तक ऐसी राजनीतिक व्यूह रचना तो नहीं कर रहा जिसमें कांग्रेस को भी अंततः झुकना पड़ेगा। मुद्दा एक ही है, सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है जिससे इंडिया गठबंधन वैकल्पिक सरकार बना पाने में सफल नहीं हो रहा है। और वो एक मुद्दा 5 साल के लिए नहीं बल्कि अगले 20 सालों के लिए भी नरेंद्र मोदी की उस हिम्मत पर, नरेंद्र मोदी की उस अट्ठाहस पर कहें तो मुहर लगा सकता है कि हम तो 2047 की बात कर रहे हैं। बात हल्के में नहीं है। हल्के में लेने की कोशिशों में हरियाणा और महाराष्ट्र का जनमत देखा जा चुका है। आखिर मशीन भी हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे? मशीन हटाने के लिए विपक्ष में बैठकर मशीन हटेगी क्या? बैलेट की वापसी विपक्ष में बैठकर होगी क्या? बजट के पहले नीतीश कुमार की तरफ से अंदर खाने हिंट दिए जाने की खबरें हैं। संकेतों में की भाषा में बातचीत शुरू हो चुकी है और संकेतों की भाषा में जब बातचीत हो रही है तो स्वाभाविक है कि बिना चंद्रबाबू नायडू, बिना शरद पवार, बिना एकनाथ शिंदे ये बातचीत पटना से शुरू नहीं हुई होगी। याद रखिए, सियासत में बदलाव की कोई भी बुनियाद आजाद भारत में देखा जाए तो पटना से पड़ी है। चाहे जयप्रकाश आंदोलन की बुनियाद हो, चाहे बोफोर्स को मुद्दा बनाने के लिए वीपी सिंह के मिशन की बुनियाद हो, चाहे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक ऐसी रैली की बुनियाद हो जिस रैली में लोग बम फटने के बावजूद भी हट नहीं रहे थे, तो आज की तारीख में जब नीतीश कुमार की पहल पर पटना में इंडिया गठबंधन बना तो जिस वजह से नीतीश कुमार इस गठबंधन से दूर हुए, क्या वो वजह अब भी कायम है? यदि वो वजह अब भी कायम है तो इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जितना मोदी सरकार इस देश के लोगों को चीट कर रही है उससे कम इंडिया गठबंधन इस देश के लोगों को चीट नहीं कर रहा है। आगे आगे देखते जाइए। राजनीति और नेताओं की बात पर भरोसा जनता पहले ही करना छोड़ चुकी है, लेकिन मुद्दों की बुनियाद को लेकर, मुद्दों को सबसे बड़ा राजनीतिक पहलू बनाते हुए राहुल गांधी जब उतरे थे तो लोगों को एक उम्मीद जगी थी। लेकिन राहुल गांधी की पार्टी ही यदि वैकल्पिक सरकार में बाधा बनने लगे, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक मतों के समर्थन के बूते खड़ी पार्टी यानी टीएमसी ही यदि विपक्षी गठबंधन की एकता के लिए बाधा बनने लगे, तो फिर भूल जाइए कि इस देश में नरेंद्र मोदी की सरकार को 20-25 साल के पहले, यूं कहे भारतीय जनता पार्टी को 20-25 साल के पहले हटाया जा सकता हो। 244 की सदस्य संख्या लेकर दिल्ली में बैठे हुए विपक्ष की स्थिति यही है कि एक जमींदार जो आप गांव में देखते हैं 200 एकड़ जमीन का मालिक तो है, लेकिन एक खटारा साइकिल पर घूमता है। लेकिन जिसके पास 200 गज जमीन है वो स्कॉर्पियो पर चलता है।
वही स्थिति आज इंडिया गठबंधन की है कि 244 के बूते उस खटारा साइकिल पर चलने वाले जमींदार की भूमिका में इंडिया गठबंधन की पार्टियां और इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है। और सब कुछ अहम की टकराहट और नेतृत्व के सवाल पर कुर्बानी नहीं देने के कारण है। और निश्चित तौर पर यह जनता के साथ धोखा है। आने वाले वक्त में क्या होगा कुछ नहीं बता सकते, लेकिन पटना से जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत आंध्र प्रदेश से भी हल्के हल्के मिलने लगे हैं। और मुंबई तो अब संकेतों की जरूरत ही नहीं है। तो पटना, आंध्र प्रदेश और मुंबई, इसी के सहारे इंडिया गठबंधन की आस अभी तक बनी हुई है। और एक फोन कॉल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इन तीनों जगह घुमा ले, वैकल्पिक सरकार आपके सामने होगी। देखते जाइए होता क्या है। फिलहाल तो स्थितियां आपस में लड़ने और टूटने फूटने की है। और वाकई ये पेच यदि सुलझ गया तो बजट इंडिया गठबंधन का वित्त मंत्री पेश करेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।